बेलापुर गांव में हरिया और फूलमती नाम के एक दंपति रहते थे। हरिया मेहनती किसान था, खेतों में दिन रात पसीना बहाता था, मगर गांव वाले अक्सर हंसते हुए कहते कि उसकी अक्ल हल की नोक से आगे नहीं जाती है। फूलमती हरिया से भी एक कदम आगे थी। एक बार उसने सब्जी में नमक अधिक डाल दिया तो हरिया से बोली, खाने के बाद छाछ पी लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। कुछ सालों बाद हरिया और फूलमती के घर में 2 बेटों का जन्म हुआ। बड़े का नाम रखा गया भोलू और छोटे का लालू। भोलू बचपन से ही थोड़ा समझदार और सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि लालू शरारत भरे काम करता था। हरिया और फूलमती अपने बच्चों को हमेशा एक बात समझाते थे, भाई भाई में कभी फूट नहीं पड़नी चाहिए। वे कहते थे कि अकल कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दिल एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। यही वजह थी कि भोलू और लालू जितने अलग स्वभाव के थे, उतना ही एक दूसरे से गहरा लगाव रखते थे। समय बीतता गया और एक दिन हरिया और फूलमती बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे। घर में रह गए सिर्फ 2 भाई, थोड़ी सी जमीन, एक पुराना मकान और माता पिता की दी हुई सीख। दोनों ने मिलकर खेती संभाली और घर का सारा काम आपस में बांट लिया। भोलू सोच समझकर काम करता और लालू बिना ज्यादा सोचे सीधे कूद पड़ता। लेकिन फिर भी दोनों के जीवन की गाड़ी अच्छी चल रही थी। उम्र बढ़ने के साथ दोनों भाइयों को ये भी पता चला कि उन्हें एक अजीब बीमारी है। दिन में उनकी आंखें बहुत तेज थीं, लेकिन रात होते ही उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। ये रतौंधी का रोग था। उन्होंने तय किया कि इस कमजोरी को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देंगे। इसीलिए वे दिन ढलने से पहले ही सारे काम निपटा लेते और रात को खाट पर बैठकर बातें करते। माता पिता के गुजर जाने के बाद भोलू और लालू की जिंदगी एक सधे हुए ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों भाई सूरज उगने से पहले ही उठ जाते और खेतों की ओर निकल पड़ते। काम में दोनों का तालमेल अच्छा था। दिन चढ़ते ही वे काम तेज कर देते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि शाम होते ही उनकी दुनिया सिमट जाती है। घर लौटकर भी दोनों मिलजुल कर ही सब काम करते थे। कभी भोलू झाड़ू लगाता तो कभी लालू चूल्हे पर रोटी सेंकता। बाहर से देखने वालों को लगता था कि दोनों भाई बिना किसी के सहारे मजे से जी रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी पूरी दिनचर्या एक ही बात के हिसाब से तय होती थी, अंधेरा होने से पहले सब कुछ निपटा लेना है। रात उनके लिए डर और सतर्कता लेकर आती थी। जैसे ही सूरज ढलता, दोनों खाट पर बैठ जाते। बाहर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। गांव वालों की नज़र से ये बात पूरी तरह छुपी नहीं थी। कुछ लोग उनके समय पर घर लौटने की आदत पर ध्यान देते थे, तो कुछ ताने मारते थे कि दोनों दिन में ही दुनिया देख पाते हैं। ऐसी बातें लालू को चुभती थीं। कई बार वो गुस्से में कहता कि लोगों को जवाब देना चाहिए, लेकिन भोलू उसे समझाता कि बोलने वालों को बोलने दो, एक दिन ये अपने आप चुप हो जाएंगे। धीरे धीरे लालू के मन में एक ही बात बैठने लगी कि अब हालात बदलने चाहिए। उसे लगने लगा कि अगर घर में और लोग आ जाए तो शायद हालात भी बदल जाएं। भोलू इस बारे में ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वो भी जानता था कि उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है और गांव वालों की बातें एक दिन भारी पड़ सकती हैं। इन्हीं दिनों रंजीत का आना जाना बढ़ गया। रंजीत पास के गांव में रहता था और दोनों भाइयों का रिश्ता अपनी बहनों से करवाना चाहता था। उसका स्वभाव मिलनसार था। एक दिन बातचीत के दौरान रंजीत ने सहज ढंग से कहा कि अगर दोनों भाई चाहें तो एक दिन सुबह आकर उसके घर और उसकी बहनों को देख सकते हैं और शाम होने से पहले घर वापस लौट सकते हैं। कई दिनों तक दोनों भाइयों ने इस बात पर आपस में चर्चा की। लालू उत्साहित था और भविष्य को लेकर सपने बुनने लगा था। एक दिन लालू बोला, भैया रंजीत कितने दिनों से पीछे पड़ा है, चलो किसी दिन उसकी बहनों को देख आएं। हाँ चलेंगे किसी दिन भैया, हमें जल्दी जाना चाहिए। कहीं उनके कानों में भी हमारी बीमारी के बारे में भनक पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। आज बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। लगता है मेरा भाई लालू अक्लमंद होता जा रहा है। आखिरकार ये तय हो गया कि अगले शुक्रवार को दोनों भाई सूरज निकलते ही बैलगाड़ी लेकर रंजीत के घर जाएंगे। वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे
और शाम ढलने से पहले लौट आएंगे। फिर रंजीत को ये संदेश भिजवा देते हैं। लालू इस फैसले से प्रसन्न था, जबकि भोलू मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक से हो जाए। शुक्रवार की सुबह अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था कि भोलू और लालू जाग गए। दोनों ने अपने अपने काम निपटाए। दोनों ने जल्दी जल्दी नहा धोकर कपड़े पहने। आज दोनों के चेहरे प्रसन्न थे। ये लड़की देखने जाने की खुशी थी। जैसे ही सूरज निकला, दोनों बैलगाड़ी पर सवार हो गए। बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गांव से निकलते ही रास्ता खुला और कुछ दूरी पर जंगल शुरू हो गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी घनी छाया और पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। धूप तेज होती जा रही थी। काफी देर के बाद लालू ने कहा, भैया, बैलों को पानी पिलाना चाहिए। बैलगाड़ी रुकी और लालू पास के नाले से पानी भर लाया। बैलों को पानी पिलाकर वे दोनों भी पेड़ के नीचे बैठ गए। सफर की थकान और सुबह से हो रही मानसिक बेचैनी थोड़ी कम हुई। लालू ने कहा, भैया, हम भी कुछ देर आराम कर लेते हैं और बैलों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। भोलू ने हाँ में सिर हिलाया। लालू ने बैलों को चरने के लिए छोड़ दिया। आराम करते ही उन्हें नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद जब वे उठे तो भोलू की नजर बैलगाड़ी की ओर गई। गाड़ी वहीं थी, लेकिन बैल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ जंगल था, लेकिन बैलों का नामो निशान नहीं था। लालू ने घबराकर कहा, शायद बैल घास की तलाश में आगे निकल गए होंगे। फिर ये तय हुआ कि लालू दाईं ओर जाएगा और भोलू बाईं ओर। जंगल के भीतर जाते जाते समय का अंदाजा ही नहीं रहा। पेड़ों की छाया गहरी होने लगी और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी ओर बैलों को ढूंढते रहे, लेकिन हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती गई। कुछ देर बाद वे दोनों मिले, लेकिन बैल किसी को नहीं मिले थे। भोलू ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब नीचे झुकने लगा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। उसने कहा, अब अंधेरा होने वाला है। ये बात लालू के दिल में चुभ गई। दोनों जानते थे कि अंधेरा उतरते ही उनके लिए हर रास्ता एक जैसा हो जाएगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद भोलू ने एक उपाय सोचा। उसने कहा, अब हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे ताकि रास्ता ना भटकें। दोनों हाथ में हाथ डाले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दोनों के मन में एक ही डर था, अगर किसी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो उनका राज खुल जाएगा। अब जंगल में अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों चौंक गए। अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अरे भोलू, लालू, तुम लोग यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? ये रंजीत था। उसकी आवाज सुनते ही दोनों भाइयों का चेहरा उतर गया, लेकिन स्थिति को संभाले हुए भोलू सामान्य लहजे में बोला, रंजीत, हम तुम्हारे ही घर आ रहे थे। रास्ते में बैलों को पानी पिलाने रुके और हमारे बैल कहीं भटक गए। रंजीत ने चारों ओर देखा और पूछा कि देखने में तुम्हारे बैल कैसे हैं? भोलू ने जवाब दिया कि दोनों बैल सफेद हैं। रंजीत ने कहा कि आते समय उसे थोड़ी दूरी पर 2 सफेद बैल दिखाई दिए थे। उसने भरोसा दिलाया कि वो उन्हें ढूंढ लाएगा। भोलू और लालू पेड़ के नीचे ही बैठ गए। अंधेरे में वैसे भी वे दोनों कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। कुछ देर बाद रंजीत लौट आया। उसने कहा कि बैल मिल गए हैं और वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली। रंजीत ने बैलों को गाड़ी में जोत दिया और कहा कि अब सीधे उसके घर चलना चाहिए। रात हो चुकी थी और जंगल में रुकना ठीक नहीं था। भोलू और लालू समझ गए कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रंजीत बैलगाड़ी चलाने लगा और दोनों भाई ससुराल की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर की यात्रा के बाद वे रंजीत के घर पहुंचे। घर में रोशनी थी और लोगों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुए, घर के बड़े बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। किसी ने पानी दिया, किसी ने बैठने को कहा। भोलू और लालू मुस्कुराते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों पूरी तरह सतर्क थे। रंजीत ने उन्हें एक कमरे में बैठाया और कहा कि वे आराम करें। घर में चहल पहल थी। कहीं बर्तन खनक रहे थे, कहीं बातें हो रही थीं। दोनों ने मन ही मन भगवान को याद किया और ठान लिया कि चाहे जो हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
थोड़ी देर बाद रंजीत कमरे में आया और बोला, भोजन तैयार है, पहले आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना लगवा दिया जाएगा। भोलू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर में भोजन परोसा गया। दोनों भाइयों के सामने थाली रखी हुई थी। जैसे ही वे खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, तभी अचानक एक कुत्ता कमरे में घुसा। दोनों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही वो एक थाली से रोटी उठाकर भाग गया। भोलू और लालू ने हाथ बढ़ाया तो थाली खाली मिली। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लालू ने पूछा, भैया क्या तुमने रोटी उठाई है? भोलू ने धीरे से मना किया। दोनों को समझ आ गया कि कुत्ता रोटी ले गया है। लालू ने कहा, अब की बार सावधान रहना होगा। उसने पास रखा डंडा टटोल लिया ताकि कोई और गड़बड़ ना हो। थोड़ी देर बाद रंजीत ने बहनों के हाथों लस्सी भिजवाई, जिनसे भोलू और लालू की शादी होने वाली थी। कुछ ही पलों में कमरे के बाहर आहट सुनाई दी। जैसे ही दोनों बहनें कमरे में दाखिल हुईं, लालू ने आहट सुनते ही बिना सोचे समझे डंडा घुमा दिया। डंडा सीधा जाकर एक के कंधे पर लगा और दूसरी उसकी चपेट में आ गई। दोनों जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर में हड़कंप मच गया। रंजीत और बाकी लोग दौड़ते हुए कमरे की ओर आए। भोलू ने हालात को बिगड़ते देख तुरंत बात संभाल ली। उसने कहा कि उनके यहाँ एक पुराना रिवाज है जिसमें होने वाली पत्नी के आने पर हल्के से छड़ी छुआई जाती है। लालू थोड़ा सा उतावला है, इसलिए उससे जोर से लग गई। रंजीत ने ये बात बिना ज्यादा सोचे समझे मान ली। उसने कहा, अगर रिवाज पूरा हो गया है तो कोई बात नहीं है। दोनों लड़कियों को संभाला गया और माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। भोलू और लालू ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि ये राहत अस्थायी है। इसके बाद रंजीत उन्हें हाथ धुलवाने ले चला। चलते समय अंधेरे में लालू का पैर दहलीज से टकरा गया और वो जोर से चिल्लाया। भोलू ने तुरंत कह दिया कि लालू को जमीन देखकर चलने की आदत नहीं है, इसलिए ठोकर लग गई होगी। रंजीत ने इस बात को भी सामान्य मान लिया। कुछ देर बाद रंजीत ने कहा कि उनके सोने का इंतजाम ऊपर वाले कमरे में किया गया है। ये सुनते ही लालू के दिल की धड़कन तेज हो गई। सीढ़ी चढ़ना उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। फिर भी दोनों भगवान का नाम लेते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ी चढ़ते समय भोलू हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन लालू जल्दबाजी में था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई। घर के लोग फिर दौड़ आए। इस बार भी भोलू ने स्थिति को संभालते हुए कहा, लालू को सीढ़ी गिनने की आदत है और शायद गिनती में गलती हो गई, इसलिए वो वापस नीचे उतर रहा था और जल्दबाजी में फिसल गया। रंजीत ने लालू को सहारा देकर उठाया और कहा, अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिस्तर नीचे ही लगवा दिए जाएंगे। मैं गरम गरम दूध में हल्दी डलवाकर भेज देता हूँ, जिससे कि लालू जी को आराम पड़ जाए। लालू ने मन ही मन रंजीत का धन्यवाद किया। उसे लग रहा था कि अगर ऊपर जाना पड़ता तो ना जाने क्या होता। कुछ देर बाद भोलू कहीं बाहर चला गया। काफी समय बीत जाने पर भी जब वो वापस नहीं आया तो लालू घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं भैया किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। लालू उसे ढूंढने बाहर निकला। रंजीत भी उसके साथ हो लिया। खेतों की ओर जाते हुए उन्हें एक गड्ढे से आवाज आई। ये भोलू की आवाज थी। वो गड्ढे में गिर पड़ा था और मदद के लिए पुकार रहा था। रंजीत ने गड्ढे में झांक कर देखा और हैरान हो गया। लालू ने तुरंत बात बना दी और कहा, भैया गड्ढा कितना हाथ गहरा निकला? 10 हाथ गहरा है। लालू बोला, देखा रंजीत, भोलू भैया भी कम अड़ियल नहीं है। यहाँ गड्ढा देखा और उसकी गहराई नापने के लिए इसमें कूद पड़े। ये तो इनकी पुरानी आदत है। अब आप ही बताएं कि ये गड्ढा कितना हाथ गहरा है? रंजीत बोला, करीब 20 हाथ गहरा है। तब तो तुम्हारा अनुमान गलत है भोलू भैया। रंजीत, अब इन्हें बाहर निकालिए। रंजीत ने किसी तरह भोलू को बाहर निकाला और कमरे तक पहुंचाया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अब दोनों भाइयों को लग रहा था कि हर पल नई परीक्षा हो रही है। वे बस यही चाह रहे थे कि किसी तरह ये रात बीत जाए और सुबह की रोशनी उन्हें राहत दे। रंजीत बोला, अब आप दोनों आराम फरमाइए, मैं दूध भिजवाता हूँ।
माँ कहीं भूल ना गई हो। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत दूध लेकर आई और बोली, मेहमानों के लिए दूध लाई हूँ, ले लीजिए। लालू बिस्तर से उठा और बुढ़िया के पैर छूते हुए बोला, माताजी आपने क्यों कष्ट किया। तभी रंजीत कमरे में आया और लालू को नौकरानी के पैर छूते हुए देखकर चिल्लाया, लालू जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी नौकरानी है। लालू ने फिर गड़बड़ कर दी। भोलू ने बात को संभालते हुए कहा, इसमें लालू की कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे माता पिता ने हमें बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी है। वे अमीर गरीब और नौकर मालिक में कोई भेद नहीं मानते थे। भोलू की बात सुनकर रंजीत बड़ा प्रभावित हुआ। नौकरानी के जाने के बाद बोला, आपके माता पिता के बड़े उच्च विचार थे। उनकी दी हुई शिक्षा का आप लोगों पर भी जरूर अच्छा असर हुआ होगा। मेरी बहनें बड़ी किस्मत वाली हैं जो उन्हें इतने समझदार पति मिल रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताइए, आप दोनों को मेरी बहनें पसंद आई या नहीं। दोनों भाई बोले, लेकिन हम तो उन्हें देख ही नहीं पाए। क्यों? लस्सी लेकर भेजा तो था उन्हें। दरअसल छड़ी मारने का दस्तूर निभाते समय हम उन्हें देख ही ना सके। कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता वही दोनों लेकर आएंगी, तब देख लीजिएगा। दोनों मन में सोचने लगे, यही ठीक है, सुबह की रोशनी में तो हमें दिखाई देने लगेगा। रंजीत कहता है, कमरे में गर्मी है इसलिए आपके बिस्तर बाहर आंगन में लगवा दिए हैं। रात काफी हो गई है, अब आप लोग सो जाइए। दोनों बाहर आंगन में बिछे अपने अपने बिस्तर पर सो गए। आधी रात को ठंड लगी तो वे उठकर बैठ गए। भोलू लालू से बोला, चल लालू अंदर वाले कमरे में चलें, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। लालू ने भी हामी भर दी। दोनों अंधेरे में टटोलते हुए उठे और भीतर की ओर बढ़ चले। अंधेरे में दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन किसी कमरे में पहुंचने के बजाय वे एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां जमीन ठंडी और सख्त थी। भोलू ने हाथ घुमाकर देखा तो समझ गया कि ये कोई गोदाम है। चारों ओर बोरे और लकड़ी के तख्ते पड़े थे। ठंड से बचने के लिए दोनों वहीं जमीन पर लेट गए। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई। सुबह जब सूरज निकला तो रंजीत आंगन में आया। उसने देखा कि बिस्तर खाली पड़े हैं। रंजीत दौड़ा दौड़ा बाहर आया और देखता है कि बैलगाड़ी तो वहीं खड़ी है। बैलगाड़ी के बिना वे दोनों घर तो नहीं लौट सकते हैं, हो सकता है खेतों की तरफ गए हों। रणजीत दौड़ा दौड़ा खेतों की तरफ जा पहुंचा, लेकिन वे दोनों वहां भी दिखाई नहीं दिए। रंजीत निराश होकर अपने माँ बाप के पास पहुंचा और कहने लगा, भोलू और लालू बिना बताए ही चले गए हैं। रंजीत बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी सुबह वो कैसे जा सकते हैं? शायद उन्हें तुम्हारी बहनें पसंद नहीं आई। बहनों को तो उन्होंने देखा ही नहीं है। तभी नौकरानी वहां आकर बोली, जब मैं दूध लेकर गई थी तो वे दोनों सामने वाले कमरे में विराजमान थे। वहां बैठकर मैंने उनसे बातचीत भी की थी। ये सुनते ही रंजीत उस कमरे की तरफ लपका, लेकिन वहां भी भोलू लालू को ना पाकर निराश हो गया। खोज करते करते रंजीत ने जाकर गोदाम का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। रंजीत के पीछे पीछे परिवार के सभी सदस्य उस कमरे के पास आ खड़े हुए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि मेहमान आंगन में बिस्तर होते हुए भी गोदाम में क्यों सोए हैं। आवाजों से दोनों भाइयों की नींद खुली। भीड़ देखकर दोनों चौंक गए। लालू का दिल जोर से धड़कने लगा कि कहीं अब की बार उनका राज ना खुल जाए। भोलू ने फुर्ती दिखाई। वो तुरंत उठकर अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूने लगा। लालू ने भी वैसा ही किया। भोलू शांत स्वर में बोला, रात को लालू इस गोदाम की लंबाई को लेकर अड़ गया था। उसका कहना था कि गोदाम उसकी लंबाई से दुगुना है, जबकि मेरा कहना था कि मेरी लंबाई से दुगुना है। बात इतनी बढ़ गई कि हम दोनों लेट लेट कर गोदाम नापने लगे और इसी बीच हमें नींद आ गई। कमरे की लंबाई नापने का काम भी अधूरा रह गया। भोलू की बात सुनकर घर का माहौल हल्का हो गया। ससुर जी मुस्कुराए और मजाक में बोले कि अब नाप पूरा कर लो। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा कि वे यह तय कर चुके हैं कि गुणवंती का विवाह भोलू से होगा और लाजवंती का लालू से। उनका कहना था
कि समझदार को समझदार का साथ अच्छा लगता है और थोड़ा उतावले को अपने जैसा साथी मिल जाए तो जीवन की गाड़ी ठीक चलती है। रंजीत ने कहा कि लड़कों की पसंद भी पूछ लेनी चाहिए। भोलू ने तुरंत जवाब दिया कि जो बड़ों का फैसला हो वही उन्हें मंजूर है। लालू ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों के दिल में राहत थी। उन्हें लग रहा था कि सुबह की रोशनी ने उनकी रात की सारी उलझनों को धो दिया है। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। विवाह तय हुआ। जब ये खबर बेलापुर पहुंची तो गांव वाले हैरान रह गए। जिन भाइयों के बारे में तरह तरह की बातें होती थीं, वही दोनों अब शादी करने जा रहे थे। कुछ ने जलन में बातें की, कुछ ने तारीफ की, लेकिन भोलू और लालू अपने रास्ते पर बढ़ चुके थे। शादी धूमधाम से हुई। भोलू को गुणवंती मिली जो समझदार और शांत स्वभाव की थी। लालू को लाजवंती मिली जो उसी की तरह जल्दबाज थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों का जीवन एक नई लय में चलने लगा। रतौंधी का रोग उनके साथ रहा, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। दिन की रोशनी में खेत हरे भरे रहते और रात की सीमाओं को वे समझदारी से स्वीकार कर चुके थे। भोलू के संतुलन और लालू के उतावलेपन ने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कमजोरी छुपाने से नहीं, उसे समझकर जीने से जीवन आगे बढ़ता है। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।